हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये ज्योग्राफी की कड़ी का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें थोड़ा टेक्निकल एरर या टेक्निकल ग्लिचेस के कारण कभी कभी प्रॉब्लम या एरर्स हिंड्रेंसेस बीच में आ जाती हैं, जिससे वीडियो में थोड़ा सा तो पॉज लेना पड़ता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो नहीं आनी चाहिए आ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे से जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और एक बात कहना चाहूंगी, अगर जिन लोगों को ज्योग्राफी जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, जिस तरह से मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरी टेक्निक्स हैं, अगर आप लोगों को सभी लोग देखिए, ठीक है, सभी लोग देखिए और फिर बताइए मुझे कैसा लग रहा है। आपके वीडियो पे लाइक्स, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक्स जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि उससे मुझे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बारमेजो नदी नदी हो गई थी आपकी, ठीक है। बारमेजो नदी ये मकर रेखा को 3 बार काटती है ब्राजील में। बी फॉर ब्राजील, बी फॉर बारमेजो, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट आते हैं, ये तापी यहाँ पे नहीं हो पाया, मिस्टेकली मैंने पता नहीं क्या मेरे मन में था कि यहाँ पे जल्दी में लिख दिया, यहाँ पे माही नदी होगा, ठीक है। माही नदी, इसको काट के अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा, माही नदी होगा। यहाँ पे जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब ये कहाँ से गुजरती है आपको पता है, माही नदी इंडिया से गुजरती है, ठीक है। और ये कैसी है, रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है, जैसे हम देख पाएंगे यहाँ पे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ विजुअल्स के थ्रू। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीजें अभी ट्रैक पे आ रही हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो आपका पेशेंस, मैं बार बार यही कहूंगी कि मेरी थोड़ी सी उत्सुकता को बनाए रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं माही रिवर। माही रिवर ये आपको पता होगा पश्चिम की ओर बहने वाली दो रिफ्ट वैली में नदियां हैं, एक नर्मदा है, एक तापी रिवर, ठीक है। यहीं से जो माही रिवर है हमारी निकल रही होगी, माही रिवर, ठीक है। तो ये माही रिवर यहाँ से आएगी, ये यहाँ से आएगी और 2 बार मकर रेखा को, सॉरी कर्क रेखा को काटेगी, ठीक है। भारत से क्योंकि कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, ठीक है। 8 राज्य कौन से हैं ये आप लोग होमवर्क करिएगा। तो 8 राज्यों से जब गुजर रही होती है तो ये आपकी जो माही रिवर है पहले उत्तर में जाती है, फिर ये मुड़ के फिर दक्षिण में आ जाती है, इसलिए एक बार ये यहाँ पे काटेगी, दूसरा यहाँ पे काटेगी, ठीक है। तो माही रिवर, माही रिवर जो है कर्क रेखा को कितनी बार काटेगी, 2 बार, ठीक है। इतना कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं। जी, चलिए आगे चलते हैं। माही हो गया, यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माही कर लेना, इसको तापी को मत करना, ठीक है, माही। अब आते हैं फिट्जरॉय। फिट्जरॉय रिवर ये मगर रेखा को 4 बार काटती है, कितनी बार, 4 बार। ये कहाँ पे है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड क्षेत्र में आती है और कितनी बार काटेगी, 4 बार काटेगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेंगे मैप के थ्रू, ये मैप में बार बार आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपकी जो ब्रेन में चीजें एकदम स्टेबल हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑडियो विजुअल चीजें हमारे दिमाग में देर तक रहते हैं, इसीलिए मूवी के डायलॉग्स हमें याद रह जाते हैं, कहानियां याद रह जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फिजरा नदी, ठीक है। क्वींसलैंड क्षेत्र में यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे बहती है। तो ये देखेंगे यहाँ पर गुजर रही होगी कहीं पर मकर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आएगी नीचे दक्षिण की ओर तो 1 बार काटेगी, फिर ये इधर से 2 बार काटेगी, फिर ये 3 हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा जरा, ये कुछ ऐसे गुजर रही हो, ठीक। तो पहला 1, फिर 2, फिर ये 3,
समथिंग यहाँ पे 4 बार काट रही होगी, ठीक है, 4 बार काट रही होगी यहाँ पे जाके। तो इसको देख लीजिएगा, एक, ये हो गया पॉइंट, 2, 3 और ये 4, ठीक। फिर से इसको दिखा दे रहे हैं, इस तरह से जाएगी, 1, 2, 3, 4, ठीक। ये क्या है, फिटजराय है, फिटजराय नदी। ये आपके अफ्रीका सॉरी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, क्वींसलैंड इलाके में। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी आपसे। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा वही है जो आपको यानी हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, एक पश्चिम एक पूर्व। ये हमारी मानक समय रेखा भी बोली जाती है, समय की गणना यहीं से की जाती है, ठीक है। यहाँ अगर 12 बजे होंगे तो यहाँ एक दिन आगे रहेगा, यहाँ एक दिन पीछे रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, दोबारा यहाँ रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो ये कहाँ से गुजर रही है पहले देख लेंगे। क्योंकि ये देशांतर रेखा जो ग्रीनविच नाम इसको दिया गया है, ठीक है, इसको क्या दिया गया है नाम, ग्रीनविच मानक समय, ठीक है, या मानक रेखा। अब ये यूके के, ठीक है, यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के एक शहर का नाम है ग्रीनविच, वहीं से ये सबसे पहले एंटर करती है, इसलिए इस रेखा का नाम ग्रीनविच मानक समय रख दिया गया। अब ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में पहले प्रवेश करेगी, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, स्पेन 2 बार लग गया है, नाइजीरिया, माली, केन्या, घाना, ठीक है। तो इसको मैंने तोड़ मरोड़ की कैसे याद रखना है, मैंने एक्रोनिम बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया है यूके, यूके फर्स्ट, पन, माला, कीना, घाना, यहाँ पे जरिया छूट गया है तो जरिया रहेगा। अब आपको लग रहा होगा ये क्या मैं पढ़ रही हूँ, अजीब सा मंत्र। हाँ, ये अजीब सा मंत्र ही है, आप भी बना सकते हैं, हमको याद रखनी है। दूसरा हंसे या कोई कुछ भी करे हमसे, इससे क्या मतलब है, हमें याद होनी चाहिए चीजें। हमारे लिए जो इजी फॉर्मूला होगा हम वही अपनाएंगे ना। तो यूके फर्स्ट, पन, जरिया, माला, कीना, घाना, ठीक है, ये हो गया हमारा अजीब सा मंत्र। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको पहले विजुअल्स के थ्रू देख लेते हैं एक बार, ताकि और अच्छे से समझ पाए। यस, हियर इज आपकी मानक समय रेखा। देखिए, ये है आपका यूके, ठीक। यहीं से सबसे पहले ग्रीनविच शहर से एंटर करती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मानक रेखा कर दिया गया है, ठीक। अब ये यूके से फ्रांस में एंटर की, ठीक है, फ्रांस की सीमा से टच की, फिर स्पेन, फिर अल्जीरिया, फिर माली, फिर बुर्किना फासो, फिर टोगो, और फिर इसके नीचे जब जाएंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, घाना, ठीक है। तो ये आपका नीचे यहाँ पे घाना आ जाएगा। तो इतने देशों से होकर गुजरती है हमारी मानक समय रेखा, ठीक है। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो। हमने टोगो इसमें ऐड नहीं किया है, टोगो एडिशनल है, ठीक है। जो हमारा मंत्र था ये बीच में घुस रहा था, तो इसको हमने अलग से कर लिया, ठीक है, इसको हमने अलग याद कर लिया सबसे बाद में। यहाँ पर आ जाएगा घाना, जो आपका दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये होगी आपकी मानक समय रेखा। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गई छोटी छोटी चीजें जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 5-6 कवर हो जाएंगे आराम से, ठीक है। ये 24 की बात कर रही हूँ, इसके 24 के अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उसकी बात नहीं, मैं 24 की बात कर रही हूँ। यहाँ से आराम से आपके 5-6 क्वेश्चन निकल जाएंगे इतने से नोट से आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप, ठीक। सबसे पहले देखेंगे हम कोई भी द्वीप या महाद्वीप पढ़ने से पहले हम उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ऐसे ही क्रम कितने हो गए, 7 हो गए। तो सबसे बड़ा एशिया है,
अब एशिया के बारे में हम बाद में सबसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अफ्रीका की जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी हम अफ्रीका को लेके चलेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एशिया को। चलिए महासागर की बात कर लेते हैं इसी क्रम में। तो जो महासागर है सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर, फिर तीसरा हिंद महासागर, चौथा है दक्षिण महासागर, पांचवा आपका आर्कटिक महासागर। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, ये किसी नोट में एडिशनल लिख दिया है जिसकी जानकारी गलत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर ये जो है यहाँ पर अटलांटिक आ जाएगा, ठीक है। अटलांटिक जो आपको सातवां एक तरह से रुकिएगा, ये वाला जो यहाँ पे सागर पड़ेगा, ठीक है, ये वाला जो सागर पड़ेगा अटलांटिक के पास, ये दक्षिण महासागर हो जाएगा, ठीक है। फिर आर्कटिक, आपका आर्कटिक रीजन यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ, ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ। दक्षिणी ध्रुव मतलब दक्षिण महासागर, उत्तरी ध्रुव मतलब आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट ये गिनी है। गिनी की बारी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कभी जैसे जरूरत पड़ी तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, जरूरी नहीं हम उसी नोट में वहीं पे एडिट करें। हम जो चीजें भूल जाते हैं उनको हम दोबारा से नोट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिनी आप जानते हैं, गिनी कहाँ है? ये अफ्रीका है, ठीक है, ये आपका अफ्रीका है। यहाँ पर कहीं गिनी है, दो गिनी है, एक गिनी और एक गिनी बिसाओ, ठीक। तो गिनी बिसाओ एक द्वीप की तरह है और गिनी जो है प्रॉपर कंट्री यहाँ पे है, स्थल देश से जुड़ा हुआ, और गिनी बिसाओ आपका छोटा सा देश है। यहाँ पे तो दो गिनी हो गए, एक गिनी और एक गिनी बिसाओ। तो इस गिनी के साइड में जस्ट ये वाली जो क्षेत्र है, पानी का क्षेत्र, इसको बोला आता है गिनी की खाड़ी। क्या बोला जाता है? गिनी की खाड़ी, गिनी से सटा हुआ, जैसे खंबात की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। यानी जब हम भारत में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगी खंबात की खाड़ी, ठीक, और ये आ जाएगा कच्छ की खाड़ी, यही तो है ना। तो वैसे ही गिनी के साइड में गिनी की खाड़ी स्थित है, और ये फेमस है किस चीज के लिए? एक तो इसको बाइट ऑफ बियाफ्रा, बाइट ऑफ बियाफ्रा और बाइट ऑफ बाइट बोलते हैं। अब इसका कुछ यूज होगा, बाइट ऑफ बाइट क्यों बोलते हैं, हो सकता है इसकी संरचना ऐसी हो। तो ये फेमस किस लिए? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए, ठीक है। इसके भंडार यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए गिनी की खाड़ी बहुत फेमस है। अब आते हैं हम अफ्रीका के कुछ वाटर बॉडीज की बात कर लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका अफ्रीका। विदाउट मैप, विदाउट एटलस आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, इसलिए एटलस लेके बैठिएगा, सभी से गुजारिश है, अदरवाइज आपको ज्योग्राफी कभी लर्न नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये है आपका अरब सागर, यानी यहाँ पर इधर आएंगे तो ये आपका भारत हो जाएगा, ये वाला पूरा क्षेत्र अरब सागर हो जाएगा। इससे क्या कहते हैं? ये क्या है? ये आपका क्या है? लाल सागर, ठीक है, लाल सागर। ये आपका अरब सागर, ये बीच वाला पोर्शन आपका लाल सागर, इधर हो जाएगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अब बात करें तो अफ्रीका कितनी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है? कितनी वाटर बॉडी से? इधर भूमध्य सागर यानी उत्तर में इसके भूमध्य सागर, इसके उत्तर पूर्व में लाल सागर, ये वाला उत्तर पूर्व लाल सागर हो गया, इसके पश्चिम पूर्व में अरब सागर हो गया, और इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर हो गया, महासागर। और सेम इसके उत्तर पश्चिम में भी ये वाला जो साइड है यहाँ पर भी अटलांटिक महासागर रहेगा, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया, ऊपर भूमध्य सागर, पूर्व में अरब सागर, इसके उत्तर पूर्व में लाल सागर, और दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर आ जाएगा, हिंद महासागर, ठीक, हिंद महासागर। तो इतना लर्न कर लीजिए। इसका आप जब मैप देखेंगे एटलस के साथ तो वहां पे समझ में आएगा। भूमध्य सागर, पूर्व में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, इसके उत्तर पूर्व में लाल सागर हो जाएगा, और पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पूरा अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक। कितने हमने सागर देख लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? खाड़ियां, ठीक है। तो सबसे पहले हमने गिनी की खाड़ी देखी थी, वो गल्फ थी, उसको गल्फ कहते हैं,
ये आपकी क्या है, ये भी गल्फ ही है, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ी सी छोटी है यहाँ पे क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है। तो आपको जानते हैं कि ये लाल सागर है आपका। जैसे हम अफ्रीका को फिर से बना लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा लाल सागर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका लाल सागर, ये आपका अरब सागर, अरब सागर, ठीक। और इधर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, ठीक है। तो अब इस लाल सागर के अंदर कुछ ऐसी वाटर बॉडीज स्थित हैं जैसे कि गेप्स की खाड़ी, सिड्रा की खाड़ी, ठीक है, सुएज नहर, ये ऐसे छोटे छोटे वाटर बॉडीज इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तो सबसे पहले पूछता है कि लाल सागर किन दो वाटर बॉडीज को या जल क्षेत्रों को जोड़ता है। तो लाल सागर आपको पता है ये पूरा लाल सागर है, ठीक है, लाल सागर है, तो किनको जोड़ेगा, इधर सुएज नहर के द्वारा, क्या, सुएज, सुएज कनाल जिसको बोलते हैं, सुएज नहर, सुएज नहर के द्वारा किसको जोड़ेगा, भूमध्य सागर, ठीक, इधर भूमध्य सागर, इधर अरब सागर, यानी इधर अरब सागर है और इधर भूमध्य सागर है। तो ये लाल सागर किसको जोड़ेगा, अरब सागर और भूमध्य सागर को, ठीक है, किसके थ्रू, सुएज कनाल के थ्रू, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में यहाँ पे आपकी कई खाड़ियां आती हैं, यहीं पे कई, एक तो हमने ये देख लिया, और कई खाड़ियां भी आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है गेप्स की खाड़ी, गेप्स की खाड़ी, ठीक है, गेप्स। फिर आएगी यहाँ पे सिड्रा की खाड़ी, सिड्रा, ये आपके लिए सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, ठीक है, कि खाड़ियों का या लाल सागर में स्थित या भूमध्य सागर से लाल सागर में स्थित खाड़ियों का क्रम लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले गेप्स, फिर सिड्रा की खाड़ी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सुएज नहर या सुएज कनाल, सुएज नहर, फिर लाल सागर, ठीक है, लाल सागर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा बाब अल मानदेव, बाब अल मानदेव। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिलती रहेंगी, लेकिन जो जैसे मैं बता रही हूँ वो सारी चीजें जरूरी नहीं है सीक्वेंस में वैसे ही दी हूँ, ठीक है। तो क्रम देखेंगे अगर इधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो सबसे पहले भूमध्य सागर में दो खाड़ियां हैं, गेप्स की खाड़ी, सिड्रा की खाड़ी। उसके बाद हम लाल सागर में प्रवेश करेंगे तो सुएज नहर, फिर लाल सागर, फिर बाब अल मानदेव की खाड़ी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यमन की खाड़ी स्थित होगी, कौन सी, यमन की खाड़ी, यमन की खाड़ी, ठीक। ये सीक्वेंस हो गया आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देख लेते हैं इनके बीच का, हमने इतना तो देख लिया, ठीक है। अब इनके बाबा अल मानदेव क्यों कहते हैं, यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी या विशेषता क्या है, ये यमन की विशेषता क्या है, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं, पहले ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगर मैंने ये नोट्स में नहीं दिया है, ठीक है, इतना नोट्स में आपको मिलेगा ये वाला पूरा पोर्शन, पर ये सीक्वेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको नोट करते जाइएगा। उसके बाद जब बाब अल मांडेय और यमन की खाड़ी हो जाएंगे, देन आएगा आपका अरब सागर, ठीक है, और फिर हिंद महासागर। अब आते हैं हम राजधानियों की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम देख लेते हैं अफ्रीका में देश कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफ्रीका में टोटल टोटल कितने देश हैं, 49 49 मुख्य भूमि पर है। मुख्य भूमि पर बोले तो ये वाला जो पोर्शन अफ्रीका का है, ठीक है, यहाँ पे जो देश इसके मुख्य भूमि पर स्थित है, ये वाले देश, ये हो गए मुख्य भूमि पर। 6 जो है वो द्वीपीय देश हैं। द्वीपीय मतलब जैसे यहाँ पे मेडागास्कर हो गया, ठीक, यहाँ सेशेल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, ठीक है, इस तरह के जो द्वीप देश है, कनारी हो गया, केप वर्दे हो गया, इस तरह से जो द्वीपीय देश है वो यहाँ पर मिलाकर 6 द्वीपीय देश हो जाएंगे। 49 मुख्य भूमि पर स्थित है, उतने टोटल कितने हो जाएंगे, 55, ठीक है, 55 हो जाएंगे टोटल कंट्री यहाँ पे। तो सबसे बड़ा अगर इसमें देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, अल्जीरिया,
उसके बाद डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑफ कॉन्गो। चीजें मैं बार बार डिस्कस करती हूँ, तुमको याद रखा करिए, ठीक है। पहला अल्जीरिया, अब अल्जीरिया आपको दिखाएंगे कहाँ पर स्थित है, और डीआरसी भी दिखाएंगे कहाँ पर स्थित है। क्षेत्रफल में ये हो गए बड़े, फिर जनसंख्या की दृष्टि से, अभी तक क्या था, क्षेत्रफल की दृष्टि यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल इस ये वाला कौन सा हिस्सा होगा, तो अल्जीरिया का, फिर डीआरसी का दूसरे नंबर पे। अब जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, यानी जैसे भारत है, क्षेत्रफल में तो केवल 2.7% है, यानी हमारे पास जमीन कम है, लेकिन हमारे पास जनसंख्या क्या है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, यानी कि 17-17.5% की लगभग जनसंख्या हमारे पास हो गई है, ठीक है। तो उसी तरह से अफ्रीका में जनसंख्या में सबसे बड़ा नाइजीरिया है। नाइजीरिया कहाँ पे स्थित है, नाइजीरिया कहाँ पे स्थित है, तो नाइजीरिया यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित है नाइजीरिया, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला है, ठीक है। यहाँ पे दो जनजातियां पाई जाती हैं, यहाँ पे दो जनजातियां भी पाई जाती हैं, हाउजा और फुलानी। थोड़ा सा नाम अटपटा है, लेकिन क्योंकि जैसे हमारे नाम है विदेशियों को अटपटे लगते होंगे, वैसे ही उनके नाम हमें अटपटे लगते हैं। तो यहाँ की दो जनजातियां हैं, हाउजा और फुलानी। हाउजा जो है कृषक हैं, फुलानी जो है वो पशुपालक हैं, ठीक है। सबसे छोटा जो देश है यहाँ का सेशेल्स, सबसे छोटा कौन सा है, सेशेल्स। तो यहाँ पे सेशेल्स आपको देखने को मिलेगा, सबसे छोटा है। उसके बाद सभी देशों की तो राजधानियां एक ही हैं, लेकिन यहाँ दक्षिण अफ्रीका देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी 4 राजधानियां, इसकी 4 राजधानियां हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 55 जो पूरी कंट्री है वो कौन कौन से हैं, उनकी राजधानियां हम देख लेते हैं। तो टोटल 55 याद रखिए, 49 मुख्य देश पर 6 द्वीपीय देश हो गए। अब चलते हैं हम मुख्य अफ्रीका की राजधानियों की तरफ। इसका पहले मैं आपको मैप दिखा दूं। देखिए, यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं आपको आप एटलस, जब भी आप लेक्चर लीजिएगा अपनी ज्योग्राफी के एटलस को सामने लेकर बैठना, ठीक है। विदाउट एटलस नॉट पॉसिबल, ज्योग्राफी कभी लर्न नहीं होगी, मैं बार बार यही कहती हूँ, किसी से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इतने टोटल हमारे देश हो गए कितने, अफ्रीका के 49 प्लस जो 6 हैं, 6 कौन से होंगे द्वीपीय देश, मैंने बताया मेडागास्कर, ठीक है। यहाँ पे सेशेल्स, मॉरिशस आ जाएगा, फिर इधर बहुत से देश हो गए जैसे केप वर्दे, कनारी, ये सब सारे यहाँ पे द्वीपीय देश स्थित है। तो इनकी राजधानियां देख लीजिएगा, मैं ये उस पे पीडीएफ बना के भेज दूंगी आप लोगों को, तो इनकी राजधानियां भी देख लेना। जैसे मैं कुछ के नाम यहाँ पे नहीं पढ़ती हूँ, मैं दिखा दे रही हूँ केवल। अब मैं सीक्वेंस वाइज नोट से पढ़ूंगी, तो हो सके तो ये आप खुद याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी राजधानियां याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कुछ के निशान लगा दे रही हूँ जिनको याद करना जरूरी है। जैसे ट्यूनीशिया अक्सर पूछा जाता है, तो ऐसे राजधानी पूछेंगे, ऐसे देशों की राजधानी पूछेंगे जो थोड़ी अटपटी होती है और जिनको हम छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वो छोटे देश होंगे या तो वो द्वीपीय देश होंगे। कैसे देश होंगे, या तो वो छोटे होंगे, इधर कहीं इधर इधर, या बहुत छोटे छोटे देश होंगे उनकी राजधानी पूछेगा, या तो वो द्वीपीय देश पूछेंगे। हो सकता है मेडागास्कर की राजधानी बहुत टफ है, वहां से पूछ दे, सेशेल्स, मॉरिशस, ठीक है, केप वर्दे, कनारी, इनकी पूछ देगा। तो मैं केवल उनको मार्क करूंगी जहां से राजधानी पूछी जा सकती है, वैसे तो आपको सब याद करना है, ठीक। ओके, जस्ट मूव एंड मोरक्को, मोरक्को की रबात, अल्जीरिया की अल्जीरियस, ट्यूनिशिया की ट्यूनिश, लीबिया की ट्रिपोली, मिस्र की काहिरा, सूडान की खार्तूम, दक्षिण सूडान की जुबा। ये आपको जुबा पे होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद इथियोपिया की अदीस अबाबा, सोमालिया मोगादिशु, केन्या नैरोबी, तंजानिया डोडोमा, मोजाम्बिक की मापुटो, साउथ अफ्रीका की जो इसकी प्रशासनिक राजधानी है वो प्रिटोरिया है, ठीक है। नाउ लेसोथो, मसेरू इसकी राजधानी, स्वाजीलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि स्वाजीलैंड अभी नया इसकी जो नाम है वो बदला गया है, इसका नाम बदला गया है देश का। तो इसकी राजधानी मबाने होगी। बोत्सवाना, गैबोन, जिम्बाब्वे, हरारे, नामीबिया, विंड हॉक, यहाँ पे विंड हॉक सही होगा। देन मलावी, लिलोंग्वे, जाम्बिया, लुसाका, कांगो। कांगो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी यही डीआरसी है आपका, ठीक है। ये डीआरसी है आपका जो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य दिया है। इसकी राजधानी किंशासा है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। कॉन्गो ब्राजीविले, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बुरुंडी, बुजुम्बरा है इसकी, बुजुम्बरा, वेरी इंपॉर्टेंट। रवानी, रवांडा, किंगाली, वेरी इंपॉर्टेंट। युगांडा, कंपाला, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे देश है। मैंने कहा या तो द्वीपीय देश होंगे या तो छोटे छोटे देश होंगे, उनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखा जाएगा आपका रवांडा, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये छोटे छोटे देश है, सीक्वेंस में स्थित है ऐसे, तो इनकी राजधानियां पूछा जाता है अक्सर। फिर आता है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी है बांगुई, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नाउ कैमरून, इसको ब्राजीलिया को छोड़ते हैं, कैमरून। कैमरून की याउंडे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं 2 बार मार्क कर दूं आप समझ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया, अबूजा, नाइजर, नियामे, याद ही होना चाहिए। चार एन जमेना होगा यहाँ पे, ठीक है। बेनिन, पोर्टोनोवो, वेरी इंपॉर्टेंट। टोगो, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे छोटे छोटे देश हैं। घाना, अकरा, वेरी इंपॉर्टेंट। कोटे दायरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गिनी की खाड़ी में स्थित है ये देश। देन उसके बाद सियरा लियोन, वेरी इंपॉर्टेंट। बुर्किना फासो, वेरी इंपॉर्टेंट। बिसाऊ की बिसाऊ है। गिनी बिसाऊ, मैंने कहा था ना 2 गिनी है यहाँ पे, एक गिनी बिसाऊ है, गिनी बिसाऊ और एक गिनी, ठीक है। तो गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेनेगल, डकार, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉरिटानिया, वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। माली, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जितने में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो आपको याद ही करने हैं। और ये मत सोचिएगा मैम ने बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया, तो ये याद करने ही करने हैं। इसका फॉर्मूला यही है कि आप एक दिन में नहीं याद कर सकते, आप रट नहीं सकते चीजों को, ठीक है। तो आप तुरंत मैप उठाइए, आपको नोट्स भी उठाने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप हफ्ते में 3-4 दिन की आदत डालिए कि आप मैप उठाएंगे, ठीक है। और मैप की जितनी भी राजधानियां वेरी इंपॉर्टेंट मार्क की हैं उनको देखेंगे, केवल देखेंगे, रटेंगे नहीं, देखेंगे, देखना अपने आप ही याद हो जाएंगे वो सारे। सबसे अच्छी ट्रिक है, रटने वाला फॉर्मूला आप भूल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका को अंधा महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरा यानी एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जनसंख्या और क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अगेन वही स्टेटमेंट दिया गया है। देन आगे बढ़ेंगे। इसको अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए रीजन है यहाँ पे, अंध महाद्वीप क्यों कहा जाएगा इसको, अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाएगा कि इसकी खोज सबसे बाद में की गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ये भी वजह है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप। यहाँ पे 2 रीजन है, पहला दूसरा। पहला, बहुत बाद में इसकी खोज की गई, यानी सारे महाद्वीप खोज लिए गए थे, उसके बाद में इसकी खोज की गई। दूसरा कि यहाँ पर जो जनसंख्या है उसका राजनीतिक, सामाजिक जितना भी विकास हुआ आर्थिक, वो बहुत देर से हुआ, बहुत पिछड़े क्षेत्र में हुआ, ठीक है, बाद में हुआ। या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अंग्रेज थे या फ्रेंच थे, पुर्तगाली थे, ठीक है, फ्रांसीसी थे, डच थे, इन जितने भी शोषणकारी विस्तारवादी नीतियों वाले लोग थे यूरोपी, वो यहाँ आकर दास, और केवल यहाँ की जनसंख्या को, अफ्रीका की जनसंख्या को दास बनाकर और विश्व में, पूरे विश्व में यहाँ से
खेती के लिए भेजा जाता था, यानी यहाँ से दक्षिणी अमेरिका भेजा जाता था, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, यहाँ से इंडिया भेजा गया, यहाँ से बहुत सारे देशों में म्यांमार वगैरह में भेजा गया, दक्षिण पूर्वी एशिया में भेजा गया। तो यहाँ पर जो है विकास कम हो पाया, एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण ज्यादा होता रहा है, ठीक है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। 2 रीजन यहाँ पर हैं दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ की सबसे पहले हम देखेंगे, पॉलिटिकल मैप में हमने देख लिया है कि राजधानियां याद करनी है। उसके बाद में हमने आपको गल्फ और बे के बारे में डिफरेंस समझा दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे ये बाइट, ये सब सारी चीजें हमने समझा दी थी। अब हम देखेंगे यहाँ की एक खाड़ी है जिसका अदन की खाड़ी बोला गया है। क्या बोला गया है? अदन की खाड़ी। इसको यमन की खाड़ी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यमन की खाड़ी। देख लीजिए यहाँ कहां पर होगी। मैंने बोला ये आपको लाल सागर मिल जाएगा, ठीक। यहाँ गेप्स हो गई, यहाँ सिड्रा हो गई, यहाँ पे सुएज कैनाल हो गया, यहाँ लाल सागर। इसी लाल सागर से जब हम इधर अरब सागर की तरफ आ रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये वाला पेनिनसुला हो गया अरेबियन। इस अरेबियन में ही यहाँ पर हो जाएगा ओमान, यहाँ पे हो जाएगा यमन। तो इसी वाले यमन का जो क्षेत्र है, ठीक है, यमन से जब हम लाल सागर में इस तरफ प्रवेश करेंगे तब हमारी पड़ती है क्या? अदन की खाड़ी, ठीक है, अदन की खाड़ी। अब ये अदन की खाड़ी किन 2 देशों के बीच लाई करती है, यानी कौन से 2 देश इससे इस पे स्थित है अदन की खाड़ी पे? तो यमन इधर हो गया और इधर हो जाएगा सोमालिया। क्या हो जाएगा? सोमालिया, ये वाला, ठीक है। तो अब पूछेगा कभी भी अदन की खाड़ी किन 2 देशों से सीमा टच करता है, या अदन की खाड़ी किन 2 देशों से टकराती है या सीमा साझा करती है? तो अफ्रीका में सोमालिया, यमन किसमें हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप में, ठीक है, अवस्थित है। यहाँ सोमालिया के समुद्री लुटेरे जहाज लूटते हैं, यानी कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं जहाज इस क्षेत्र में ज्यादा लूटते हैं अदन की खाड़ी के आसपास। तो ये चर्चा का विषय बना रहता है, इसलिए अदन की खाड़ी को स्किप नहीं करना है, इसको याद जरूर रखना है। आगे देखते हैं। खाड़ियों की बात हो रही थी तो हम, ये गल्फ वाला खाड़ी है, ठीक है, बे वाला नहीं है। बे आपको पता है कि चौड़ी होती है, मैंने आपको इस तरह से दिखाया था। बे कैसी होती है? ऐसी। और गल्फ कैसी होती है? ऐसी, ठीक। यानी इसका जो जली भाग होता है सकरा होता है, स्थली भाग चौड़ा होता है। तो ये वाली खाड़ी है ना। तो अफ्रीका को ही मैं दिखाते हुए चलूंगी यहाँ पे। ये हो गया आपका अफ्रीका। तो मैंने कहा अदन की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, ठीक। ये अदन की खाड़ी हो गई, अदन की खाड़ी, राइट। और उसके बाद आ गई डेलागुआ की खाड़ी। डेलागुआ की खाड़ी कहाँ पे स्थित होगी? यहाँ पर। अब कुछ आप कहेंगे कैसे? कैसे? क्योंकि ये मोजाम्बिक के पास स्थित है, ठीक। फिर वेल्विस की खाड़ी। अब वेल्विस की खाड़ी जस्ट इसके पश्चिम में स्थित होगी, यहाँ पे वेल्विश या वोल्विश, ठीक है, वेल्विश की खाड़ी। तो ये आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, अदरवाइज भूल जाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा फोकस करती हूँ ज्योग्राफी कैसे लर्न कर सकते हैं? विथ मैपिंग, विथ डायग्राम्स, ठीक है, या फ्लो चार्ट। तो अदन की खाड़ी हमने देखा लाल सागर के पास। डेलागुआ की खाड़ी हम देखेंगे यहाँ पर मेडागास्कर हो जाएगा, यहाँ पे मोजाम्बिक आपका लाई करता है, स्थित है। तो यहाँ पे डेलागुआ की खाड़ी कहाँ होगी? मोजाम्बिक के पास। यहाँ पर ज्वार भाटा के ये खाड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो किसके लिए फेमस है? हिंद महासागर में इसमें ज्वार भाटा बहुत तेजी से आते हैं डेलागुआ की खाड़ी में, इसलिए ये फेमस है। फिर वेल्विश की खाड़ी। वेल्विश की खाड़ी यहाँ पे नामीबिया स्थित है, तो ये नामीबिया के सटा हुआ एक ये खाड़ी विकसित होगा, ठीक है। यहाँ पे यूरेनियम के भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। किसके भंडार? यूरेनियम के। तो अब ये क्यों फेमस है, या खाड़ी हमें क्यों पढ़नी है, या ज्योग्राफी का कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, ये सारी चीजें यहाँ से आपको क्लियर क्रिस्टल समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये वेल्विश जो मोजाम्बिक सॉरी नामीबिया तट पे स्थित है, यूरेनियम के लिए फेमस है। डेलागुआ जहाँ पे तेज ज्वार भाटा आते हैं हिंद महासागर में, मोजाम्बिक तट पे स्थित है। अदन की खाड़ी जहाँ पे समुद्री लुटेरे अक्सर जहाज लूट लेते हैं, अदन और सोमालिया के बीच स्थित है, यमन और सोमालिया के बीच स्थित है। आगे बढ़े। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को एक बार सुन लीजिएगा,
उसके बाद तेजी से फास्ट करके नोटिंग करिएगा, देन उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये खाड़ियां हो गई अफ्रीका की। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने शॉर्ट में कर लिया यहीं पर कि जब भी कभी एक नजर डालनी हो शॉर्ट पे तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, हमें पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है। नाउ कम टू कुछ देश अभी बचे हुए थे राजधानियां याद करनी है, टोटल 55 नहीं हुए थे, तो उसमें से कुछ बचे हुए कंट्रीज हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा प्रिंट इधर उधर हो गया है, डोंट माइंड। तो मॉरिशस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉरिशस क्योंकि ये द्वीपीय देश है, मैंने कहा था जो राजधानियां कहाँ से पूछेगा तो एक तो द्वीप से मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस, सेशेल्स हो गया, इधर के कनारी, केप वर्दे, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा पूछेगा। और दूसरा कहाँ से पूछेगा, अगर जो स्थल में स्थित है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थल पे स्थित है, वो छोटे देश हैं, जैसे मैंने बताया था युगांडा, रवांडा, रवांडा, बुरुंडी, फिर यहाँ पे गिनी, गिनी बिसाऊ, साओ टोम, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। मॉरिशस की पोर्ट लुइस हो गई, सेशेल्स की विक्टोरिया हो गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेडागास्कर अनंताना नारिवो है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट। गिनी, विश्वती गिनी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी राजधानी मलाबो। इक्वेटोरियल गिनी इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विटोरियल गिनी, ठीक है। गिनी, गिनिया इसको ऐसे लिखते हैं, गिनी पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी, यानी कि हमारा इक्वेटोरियल गिनी कहाँ पे स्थित होगा, तो इक्वेटोरियल गिनी अगर हम देखेंगे इसकी तो यहाँ पे स्थित होगा इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। तो इसकी ये लोकेशन होगी, बहुत छोटे से देश है ये। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, मलाबो। केप वर्दे भी यहीं पे स्थित होगा, छोटा सा द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी है प्राया, वेरी इंपॉर्टेंट। कोमोरोस इस साइड में एक द्वीपीय देश है, तो इसकी राजधानी मोरोनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो मैं बार बार कहती हूँ। रियूनियन एक यहाँ पे स्थित है, जिसपे स्पेन का क्षेत्राधिकार है, तो ये भी द्वीपीय देश है। और इसकी राजधानी क्या है, सेंट डेनिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे द्वीपीय देश हो गए आपके, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख लिया है। जनसंख्या वाइज नाइजीरिया के बाद मिस्र, इथियोपिया, सबसे छोटा देश सेशेल्स, जो मैंने आपको बताया था। अब नाइजीरिया में दिखा देती हूँ कहाँ पे है। नाइजीरिया यहाँ पे होगा, ठीक है। तो सबसे जनसंख्या में सबसे ज्यादा ये है। उसके बाद मिस्र आ जाएगा आपका, मिस्र दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर इथियोपिया आपका यहाँ पे आएगा, इथियोपिया तीसरे नंबर पे जनसंख्या में। जैसे आपने यहाँ आप याद करते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद में कौन सा आएगा जनसंख्या में, भारत में 1 2 3, यानी बढ़ते क्रम से घटते क्रम में जनसंख्या वाइज कौन आएगा, ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये मैंने चीजें आप बता दी थी, ये वही है रिपीटेशन की। 49 मुख्य द्वीप पर स्थित है, 6 द्वीपीय देश हो गए। क्षेत्रफल में ये अल्जीरिया सबसे बड़ा होगा। अल्जीरिया मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार फिर से थ्रू मैपिंग। ओके, ये है आपका अल्जीरिया, जिसकी राजधानी है अल्जीरियस, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर। और डीआरसी, आपको डीआरसी बोला था ना, ये है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, तो ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे नंबर पे, यानी क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आते हैं साउथ अफ्रीका, थोड़ा देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका की 4 राजधानियां हैं, जिसमें प्रशासनिक प्रिटोरिया हो गई, वाणिज्यिक जोहानिसबर्ग हो गई, विधायी आपकी द्विधायी मत याद रखिएगा, न्यायिक कभी पूछ सकता है, ये तो विलांग फाउडिन हो गई इसकी। और 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन कौन सी, प्रशासनिक जो हमेशा रहती है प्रिटोरिया, ठीक, वाणिज्यिक जोहानिसबर्ग। आपको दिखा दे, इसकी जरूरत नहीं है वैसे दिखाने की यहाँ पे, फिर भी एक बार आपको दिखा दे रही हूँ। ये रहा आपकी साउथ अफ्रीका की राजधानियां।
प्रिटोरिया, ये मुख्य राजधानी है प्रिटोरिया, ठीक है। ये पूरा साउथ अफ्रीका हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है, बेलोम फोन्टेन, ठीक है। बेला फोन्टेन ये आपकी हो जाएगी न्याय, तो इसका इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा, सिर्फ आपको प्रिटोरिया याद रखनी है, बाकी नोट्स में 2 ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ज्यादा इफर्ट या एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा। एनर्जी वेस्ट करनी है तो अच्छी चीजों के लिए करिए, ओके। प्रिटोरिया वाणिज्य की जोहानिसबर्ग नाउ। ओ, ये तो गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, इसको आप थोड़ा सा सही करवा लीजिएगा, मैंने देख नहीं पाया। चलिए, इसको कैसे भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दिया है कि जल संधि, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। जल संधि, एक होता है जल संधि, एक होता है जल डमरू मध्य, ठीक है। जल डमरू मध्य 2 तरह के होते हैं, 2 टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं। और जल संधि क्या होता है, जल संधि जो 2 जलों के बीच संधि करे, यानी 2 वाटर बॉडीज को मिला रहा हो, वो क्षेत्र कहता है, ये वाला क्षेत्र जल संधि, ठीक। इसको कहेंगे क्या, जल संधि। यानी इधर मैंने क्या बताया था, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, ठीक, यानी बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या बोला था मैंने, गल्फ ऑफ मन्नार, यही तो बोला था, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार, दोनों के बीच, दोनों को जो मिला रहा होगा पानी को, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जल की संधि, यानी कि 2 जलों के क्षेत्रों को संधि करवा रहा होगा, मित्रता करवा रहा होगा, उसको कहते हैं जल संधि। अब जल डमरू मध्य क्या होता है, जल डमरू मध्य यानी कि 2 जल क्षेत्रों के बीच एक डमरू के आकार का क्षेत्र ऐसा बन जाता है, जहां पर ये वाला क्षेत्र, ठीक, ये जल क्षेत्र है और ये जल क्षेत्र है, बीच में स्थलीय मार्ग होता है जो 2 जल क्षेत्रों को अलग कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, 2 जल या जलीय क्षेत्रों को अलग कर रहा होता है और स्थलीय क्षेत्रों को मिला रहा होता है, ठीक है। स्थलीय वाले क्षेत्रों को क्या करेगा, मिलाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं जल डमरू मध्य, यानी 2 जल क्षेत्रों के बीच एक डमरू आ जाता है, स्थल बन जाता है, उसी को कहते हैं जल डमरू मध्य। 2 जलीय क्षेत्रों को अलग करेगा और स्थलीय क्षेत्रों को मिलाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट है दोनों शब्द। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जल संधि 2 जल राशियों को जोड़ती है, ठीक है, और स्थल भाग खंडों को अलग करती है, जैसे जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। जिब्राल्टर कहाँ है, आप जिब्राल्टर यहाँ है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य सागर, एटलस लेके बैठिएगा कृपया, आपसे गुजारिश है, सागर, ठीक। यहाँ पे आपका जिब्राल्टर जल संधि आ जाएगा, जिब्राल्टर, इधर यूरोप है, ठीक, इधर यूरोप है। तो यूरोप और अफ्रीका को जल संधि क्या होता है, अलग करेगा, यानी 2 जलीय बॉडी को, ये तो कह रहा है, जल राशियों को जोड़ती है, यानी कि ये वाला जल जो भूमध्य सागर है इसको जोड़ेगी, और ये अटलांटिक महासागर है इसको जोड़ेगी, ठीक। अटलांटिक और भूमध्य दोनों को जोड़ेगी, कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। और यूरोप और अफ्रीका को अलग करेगी, यानी 2 स्थलीय भागों को अलग करेगी और 2 जल संधियों को जोड़ेगी आपस में, सीधी सी बात है यहाँ पे। और जल डमरू मध्य क्या कह रहा है, जल डमरू मध्य में होता है 2 स्थल खंडों को जोड़ता है, यानी कि 2 भूभागों को जोड़ेगा और जल राशियों को अलग करता है, जैसे शेष कनाल या जल डमरू मध्य, शेष जल डमरू मध्य, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करता है, मैंने यहाँ पे बताया आपको, मिनट, ये आपका लाल सागर हो गया, ठीक। ये यहाँ पे क्या है, शेष केनाल, शेष जल डमरू मध्य, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, ये 2 जलीय भागों को अलग करेगा, ठीक है, यानी लाल सागर भूमध्य सागर को अलग कर देगा, इनको अलग कर देगा और मिलाएगा किसको, अरेबियन प्रायद्वीप और अफ्रीकन महाद्वीप को, ठीक है। ये अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को मिलाएगी और ये 2 जल बॉडी यानी कि भूमध्य सागर लाल सागर को अलग करेगी, तो इसी को कहते हैं जल डमरू मध्य, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, ये स्थल इसको जोड़ेगी और ये जल है, यानी ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, इनको अलग कर देगी, ठीक।
इस निशान से, अभी इस एरो से समझ जाइए क्या कहना चाह रही हूँ मैं। और नेक्स्ट, अफ्रीका की जल संधि दूसरी कौन सी है? सबसे पहले तो हमने देख लिया जिब्राल्टर, ठीक है। यहाँ पे यानी जल संधि क्या होता है, अब हम देखेंगे प्रॉपर जल संधियां, ठीक है। तो अफ्रीका की जल संधियां, मैंने कहा आपकी जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर स्थित है, ये हो गई आपकी जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। जस्ट मिनट, ये हो गई आपकी जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। अभी जिब्राल्टर जल संधि के बारे में क्या कह रहा है, अटलांटिक और भूमध्य सागर को जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, यानी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को क्या करती है, जोड़ती है। यहाँ पे जोड़ती हिस्सा छिपा हुआ है, ठीक है। हाँ, अटलांटिक यानी कि ये इधर होगा अटलांटिक, इधर होगा भूमध्य, इधर होगा भूमध्य। इन दो सागरों को क्या करेगी, जोड़ेगी। अलग किसको करेगी, अलग करेगी अफ्रीका और यूरोप को, ठीक। अफ्रीका और यूरोप को अलग करेगी। अब अफ्रीका में कौन सा देश है जो अलग होता है, सॉरी यूरोप में ऐसे कौन सा देश है जो अफ्रीका से अलग होगा, तो यूरोप में आएगा आपका स्पेन। स्पेन की सीमा जस्ट लगने वाली होती है, लेकिन जिब्राल्टर जल संधि आ जाती है। और यहाँ पर अफ्रीका में कौन सा देश होता है इसके जस्ट पैरेलल, यहाँ पे होगा आपका मोरक्को, ठीक है। मोरक्को, एटलस में देखिएगा मोरक्को। तो स्पेन यूरोप में, मोरक्को अफ्रीका में, इन दोनों को अलग करती है। भूमध्य सागर की इसे कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी, यानी कि यहीं से ये जो अटलांटिक महासागर है, यहीं से होकर जो जहाज हैं यहाँ भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं, जिब्राल्टर जल संधि से होकर, यहाँ से होकर। इसीलिए इसे भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है, कुंजी। यानी सारे जहाजों की आवाजाही इधर से अगर होगी तो जिब्राल्टर जल संधि को पार करके या क्रॉस करके तभी भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं जहाज। ओके, स्पेन और मोरक्को दोनों देशों के मध्य स्थित है, और यहीं पे कुछ बंदरगाह भी स्थित है, जैसे क्योटो या क्योटा और टांजियर। क्योटा कहाँ है, क्योटा स्पेन में होगा, और टांजियर कहाँ होगा, मोरक्को में होगा, ठीक है। जैसे मैंने अगेन अगेन बताया है, स्पेन इधर होगा यूरोप में, ठीक। तो यहाँ स्पेन वाले क्षेत्र में क्या स्थित होगा, स्पेन वाले क्षेत्र में यहाँ पर टांजियर होगा, ठीक। और यहाँ पे मोरक्को है, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे क्योटा कहाँ होगा, स्पेन में, और टांजियर कहाँ होगा, यहाँ पे मोरक्को में। ये बंदरगाह है। अब बंदरगाह आपको पता ही है कहाँ होते हैं, तो ये समुद्र की जस्ट कोस्ट क्षेत्र में होते हैं, यानी किनारे पर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा, इसको मैंने टिक कर दिया था, आई होप ये गलती से हो गया था। नाउ एवरीथिंग इज ओके। तो ये हमने देख लिया जिब्राल्टर जल संधि। नाउ नेक्स्ट, सुएज नहर। सबसे पहले आप विजुअल्स के थ्रू देख लीजिए किसकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे सुएज नहर एक्चुअली है कहाँ, मैंने बार बार आपको ड्रॉ करके भी दिखाया है मैप के थ्रू। ये है आपका, यहाँ पे छोटा अफ्रीका दिख रहा है, यानी बहुत ही कम स्पेस दिख रहा है। ये आपका एग्जैक्टली ऐसे है, ऐसे, ठीक। तो ये लाल सागर हो गया, ये अरब सागर हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया, और यहीं पे जो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली जो कनाल है या जो नहर है, वो है सुएज नहर। यहाँ पे सुएज नहर बनाई गई, ठीक है। बनाई क्यों गई है, क्योंकि ये जो पेनिनसुला है ये पूरा जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये पहली जो दूरी थी,
पहले ये जहाजों को आने में, यहाँ से यूरोप से ऊपर से आने में, यानी यूरोप से यहाँ अफ्रीका पहुंचने में, फिर यहाँ पे अफ्रीका पहुंचकर यहाँ इंडिया आने में, इंडिया से फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में समय लेता था बहुत ज्यादा। तो ये वाला पूरा रूट था ऐसे। तो यहाँ से जो पुर्तगाली, फ्रेंच, डच और सब आते थे, तो ये व्यापार जो होता था, ये रूट बहुत लंबा हो जाता था। केप ऑफ गुड होप से लेकर यहाँ से ये पूरा ऐसे व्यापार होता था, बहुत लंबा रास्ता हो जाता था। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा ढूंढा गया, एक शॉर्ट रास्ता ढूंढा गया। तब यूनाइटेड किंगडम ने एक नहर बनवाई, सोचा कि इधर से क्यों ना इस रूट को शॉर्ट करने के लिए ये रूट अपना लिया जाए व्यापार करने के लिए। कहाँ पे? इधर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, और बाकी जापान वगैरह के जो पूर्वी एशिया के साथ व्यापार और रशिया के साथ बढ़ाने के लिए ये वाला रास्ता अपना लिया जाए तो ज्यादा छोटा होगा। यहाँ से फिर भूमध्य सागर से अटलांटिक सागर, और सीधे यहाँ यूरोप, इधर अमेरिका, है ना, दोनों अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। तो ये सबसे शॉर्ट रूट ढूंढा गया। फिर यूनाइटेड किंगडम ने कुछ अरब देशों को इकट्ठा किया, उनसे मित्रता की, फिर उनसे सहमति जताई, एक संधि हुई जिससे बन गया क्या? सुएज नहर। सुएज नहर बनी, ठीक है। अब जो सुएज नहर बनी तो सभी का व्यापार क्या हो गया? सुगम हो गया। उनका जो लागत आती थी वो कम हो गई, ठीक है। तो लागत कम हुई, व्यापार, आवाजाही, माल ढुलाई सब कम हो गया। मतलब उसकी जो लागत आती थी वो सब कम हो गई। एक तरह से क्या है, तो बेनिफिट होने लगा, लाभ होने लगा। जो द्विपक्षीय व्यापार होता था, ठीक है, बायोलैटरल ट्रेड होता है, उनको लाभ होने लग गया। तो इस क्षेत्र को फिर यूज करने लगे सभी, जबकि ये क्षेत्र आता किसके क्षेत्र में है? अफ्रीका और ये अरेबियन पेनिनसुला के बीच में। लेकिन ये जो चालाक लोमड़ियां हैं, ये अंग्रेज, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय, ठीक है, इन लोगों ने अपने लाभ के लिए इनको भी शामिल कर लिया और सुएज नहर का निर्माण करवा दिया, ठीक है। तो ये वही है सुएज कनाल। अब इसके बारे में देखेंगे। सुएज कनाल, ये पतली सी एक रास्ता या नहर खोदी गई है। ये आपको पता है लाल सागर है। यहीं पे आपको कुछ झीलें मिलेंगी। तो पहली झील तो इसके सबसे ऊपर मिलती है, वो है मंजिला। आपकी कौन सी मिलेगी? सबसे पहली झील मिलेगी आपको मंजिला। यहाँ पे सही से दिख नहीं रही है, यहाँ पे मिलेगी आपको मंजिला, ठीक है, मंजिला। उसके बाद मिलेगी तिमसा। तिमसा, यानी इस लाल सागर में कुछ झीलें भी स्थित हैं जो हमको पता ही नहीं थी कभी। अब आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्या इस लाल सागर में झीलें हो सकती है? ऑफकोर्स हो सकती हैं, ठीक है, सागर ही तो है। तो पहला मंजिला, फिर ये क्रम पूछता है कि ये लाल सागर में स्थित झीलों का क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से सबसे पहले मंजिला, फिर तिमसा, फिर ग्रेट बियर, ठीक है, ये दिया है ग्रेट बिटर, ग्रेट बिटर दिया है, ग्रेट बिटर, फिर लिटिल बिटर। इस तरह से चार झीलें यहाँ पर स्थित हैं। कहाँ पे? लाल सागर में। ये यहाँ पे दिया है ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। तो मैंने इसका फॉर्मूला बनाया, एक्रोनेम, जो मंजिला, यहाँ आगे देखने को मिलेगा, मंजिला, तुम मतलब तिमसा, तुम ग्रेट, ग्रेट और छोटी हो या बहुत लिटिल हो, ठीक है। यानी एक लड़की है जिसका नाम मंजिला है, मंजिला, तुम मतलब तिमसा, ग्रेट यानी बहुत महान हो। मंजिला से मैं कह रही हूं कि मंजिला तुम बहुत महान हो या ग्रेट हो, और लिटिल हो, ठीक है। मंजिला तुम ग्रेट और लिटिल हो, बस चारों झीलें याद हो गई। तो ये मेरे याद करने के तरीके हैं, कुछ आड़े टेढ़े बट हमेशा याद रहने वाले तरीके हैं। ओके, तो ये आपकी पूरा सुएज कनाल हो जाता है। यहाँ पे मिस्र आ जाएगा आपका, ये अरेबियन पेनिनसुला इधर पड़ जाएगा, ठीक है, और ये आपका पूरा सुएज कनाल। ओके, आओ हम देखते हैं, नोट्स को फॉलो करते हैं। सुएज नहर। अब सुएज नहर के बारे में देख लेते हैं। सुएज नहर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है यहाँ पे। तो ये भूमि पर, या एक तरह से भूमि पर लाल सागर, या एक तरह से कह सकते हैं ये भूमध्य सागर, ठीक है, या भूमध्य और लाल सागर,
लाल सागर को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने फिर से दिखाया, आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। तो ये आपका लाल सागर हो गया, ये आपका भूमध्य सागर हो गया, और ये आपकी सुएज कनाल। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेगी ये नहर। तो वही यहाँ पे दिया गया है। हाँ, सही से फोटो नहीं आ पाई, लेकिन यही है, यहाँ पे नोट कर लेना जितना मैं बता रही हूँ। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ पर दो पोर्ट स्थित हैं, पोर्ट सईदा और पोर्ट सुएज। ये दो पोर्ट यहाँ पर स्थित है, जो सुएज नहर के जस्ट पास में स्थित होंगे। इसका निर्माण फिलिप लेसे ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, फिलिप लेसे ने। ये भूमध्य सागर और लाल सागर, वही अगेन दिया स्टेटमेंट, भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसकी लंबाई आपको याद नहीं रखनी है, कि वो पूछता है किस ईयर में बनाई गई थी। तो 1869 1869 में ये बनाई गई थी। बस इतना ही है। यहाँ से पोर्ट सईद पोर्ट सुएज पूछ लेता है कौन सी नहर पे स्थित है, किसने बनवाया, किनको जोड़ती है, और कब बनवाई गई थी। ठीक है,